दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक ट्री टॉप्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि प्रिंसेस एलिजाबेथ जिम कॉर्बेट के साथ ट्री टॉप्स पे खड़ी थी और वहां से उन्होंने देखे दो हिरण यानी कि वाटर बक एक दूसरे का पीछा करते हुए, और पीछे वाले ने आगे वाले को अपने सींग घुसा दिए, जिससे बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से वो डियर मर गया। जब तक जिम कॉर्बेट उसको देखने नीचे गए तब तक दो लेपर्ड उस डियर को खींच के झाड़ी में ले गए। प्रिंसेस ने अपने पिताजी यानी कि इंग्लैंड के किंग के बारे में भी बताया कि उनकी तबीयत खराब है और वो छोड़ने एयरपोर्ट तक आए थे प्रिंसेस को। अब जिम कॉर्बेट और प्रिंसेस बैठ के बात ही कर रहे थे कि तभी डिनर के लिए बुलावा आ गया और ये लोग बालकनी से डाइनिंग हॉल में आके बैठ गए। डाइनिंग टेबल पे 7 कवर्स थे, यानी कि 7 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था। जिम कॉर्बेट आगे बढ़ के जाने लगे तो प्रिंसेस ने कहा, क्या आप हमारे साथ डिनर नहीं करेंगे? जैसे ही प्रिंसेस ने यह बोला तो ड्यूक यानी कि उनके हस्बैंड, उन्होंने कुशन वाली सीट छोड़ दी जिम कॉर्बेट के लिए और खुद जाके बैठ गए बिना कुशन वाली सीट पर। हार्ड बेंच जिस पर कि जिम कॉर्बेट को उम्मीद थी कि ड्यूक जिंदगी में कभी नहीं बैठे होंगे, शायद पहली बार ही इतनी हार्ड सीट पर बैठे होंगे। एरिक और लेडी बेटी वॉकर ट्री टॉप्स में होस्ट थे। उन्होंने जो इंतजाम किए थे बहुत ही अच्छे थे और लगता है प्रिंसेस के आने की खुशी में जंगल भी बहुत खुश था, इसीलिए एकदम स्वच्छ ठंडी हवा बह रही थी और उससे भूख बहुत जोर से लगी थी। अब टेबल के ऊपर ही कॉफी बनाई जा रही थी और उसके नीचे जो स्प्रिट लैम्प था उससे आग पूरी टेबल पर फैल गई। वो अफ्रीकी बॉय जिसने कि डिनर लगाया था जल्दी से आया और गीले कपड़े से उसने आग बुझाई। कुछ ही मिनटों में उसने दूसरा स्टोव ला दिया, पुराने स्टोव को ले जाके रख दिया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही ट्री टॉप्स पे रेड पड़ी और इस अफ्रीकी बॉय को उसके साजो सामान के साथ ले जाया गया। अब नहीं पता कि वो अफ्रीकी बॉय कहीं काम कर रहा है या आतंकवादी बन गया है। अब डिनर करने के बाद प्रिंसेस और उनकी टीम फिर से बालकनी में बैठ गई। चांदनी रात थी और 9 राइनो नजर आ रहे थे। झील के पास जो नमक की जगह थी वहां पर घास खा रहे थे। बाकी के जानवर और पक्षी जैसे कि बगुले, हाथी, डैपचिक, ये सारे आराम कर रहे थे और दिन भर जो मेढक टर्र टर्र कर रहे थे अब वो भी शांत थे। अब रॉयल पार्टी अपनी बातचीत में मगन थे। जिम कॉर्बेट अपना एक गरम कपड़ा कि जो कि ब्रिटिश आर्मी के पीरियड से उनके साथ था उसको लेके सीढ़ी के सबसे ऊपरी छोर पर चले गए और वहां बैठ गए। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैंने कई रातें पेड़ की डालों पर बैठ के गुजारी है, तो सीढ़ी के ऊपर बैठना मेरे लिए तकलीफदायक नहीं था। जिम कॉर्बेट बोले, दिल अंदर से बहुत खुश था क्योंकि आज मुझे उस लेडी को गार्ड करने का मौका मिला है जो आने वाले समय में इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठेगी और इंग्लैंड की रानी बनेगी। और उस दिन के बाद जिम कॉर्बेट को अपने ख्यालों की दुनिया में शांति के साथ रहना था। अब चंद्रमा छिप चुका था, एकदम अंधेरी रात थी, लेकिन जिम कॉर्बेट बोलते हैं चिंता का कोई विषय नहीं था क्योंकि उस लैडर में, सीढ़ी में सांप के अलावा दूसरा कोई जानवर चढ़ नहीं सकता था जब तक कि मुझे उसकी वाइब्रेशन फील ना हो। जिम कॉर्बेट की निगाहों से थोड़ी दूर पर ही एक रस्सी लटक रही थी। वो रस्सी इस्तेमाल की जाती थी आने वाले गेस्ट का बैगेज ऊपर खींचने के लिए। अब वो रस्सी हल्की हल्की से हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कोई अपने नरम हाथों से उसे इस्तेमाल कर रहा है। जिम कॉर्बेट ध्यान से सुनने लगे, लेकिन उस लैडर पर कोई वाइब्रेशन नहीं थी कि जैसे उस पर कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रस्सी फिर हिली। शायद कोई लेपर्ड जिसके कि पैरों के निशान जिम कॉर्बेट ने देखे थे जब वो हिरण खींच लिया गया था, शायद वापस आया हो और जब उसने देखा हो सीढ़ी पर तो जिम कॉर्बेट बैठे हैं तो वापस चला गया हो। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि ये जो लैडर है इसको चढ़ने में लेपर्ड को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो खड़े पेड़ पर चढ़ जाता है। और जहां जिम कॉर्बेट बैठे थे उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था। जिम कॉर्बेट को पूरी उम्मीद थी कि खाली टाइम पर लेपर्ड यहां बैठकर दूर तक के नजारे लेता होगा या फिर शिकार कहां पर है ये देखता होगा।
जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जिस तरह से भारत का जंगल होता है कि वहां पर रात को आवाजें आ रही होती है, अफ्रीका का जंगल ऐसा नहीं होता। यहाँ एकदम शांति होती है। बस एक दो बार राइनो के आपस में लड़ने की आवाज आ रही थी। जो जिम कॉर्बेट ने सुना, हाइना की आवाज, बुश बक के भौंकने की आवाज और चिल्लाने की आवाज ट्री हाइरेक्स की। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखाई दी, जिम कॉर्बेट ने हाथ मुंह धोए और जैसे ही हट की तरफ गए, देखा प्रिंसेस बालकनी में बैठी थी। प्रिंसेस अपनी लाइट चेक कर रही थी क्योंकि वो एक राइनो की फिल्म बनाना चाहती थी। अफ्रीका में सनलाइट बहुत ही तेजी के साथ आती है, यानी कि सूरज की पहली किरण और सूरज आने में ज्यादा टाइम नहीं होता। जैसे ही सूरज दिखाई दिया, प्रिंसेस ने फिल्म बनानी शुरू कर दी। जब प्रिंसेस फिल्म बना रही थी तो ड्यूक ने उनका ध्यान दूसरे राइनो की तरफ दिलाया जो कि उसी तरफ आ रहा था। दोनों राइनो एक दूसरे के दुश्मन लग रहे थे। तेजी से भागने लगे एक दूसरे की तरफ और लगा बड़ी ही खतरनाक लड़ाई होगी और रॉयल फैमिली देख के खुश होगी। दोनों राइनो बॉक्सर की तरह गोल गोल घूमने लगे, लेकिन जो नया राइनो आया था वो समझ गया कि सामने वाला ज्यादा तगड़ा है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। थोड़ी देर राउंड लेता रहा, फिर उसने ढूंढी एक पतली गली और जैसे ही पतली गली मिली, निकल के फॉरेस्ट में चला गया। इस टाइम तक प्रिंसेस ने चाय पीना शुरू कर दिया था। वो चाय उनको दे रही थी लेडी बेट्टी। हालांकि प्रिंसेस रात को ज्यादा सोई नहीं थी क्योंकि देर रात तक वो बालकनी में बैठी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रिंसेस एकदम फ्रेश लग रही थी और उनका चेहरा एक फूल की तरह नजर आ रहा था। और प्रिंसेस ने किसी तरह का मेकअप नहीं किया था, उनका चेहरा वैसे ही खिल उठा था। जिम कॉर्बेट को याद आया बहुत साल पहले वो गंगा नदी के किनारे खड़े हुए थे और साथ में खड़े थे प्रिंसेस के ग्रैंडफादर। और प्रिंसेस का चेहरा देख के ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये खूबसूरती उन्होंने किससे पाई है। अब राइनो जा चुके थे, बगुले स्थिर होके झील के किनारे खड़े थे, पास में ही थे डैपचिक्स। अब कैमरा और दूरबीन को साइड में रख दिया गया। हम लोग अंदर चले गए डाइनिंग रूम में नाश्ता करने के लिए। कुछ उबले हुए अंडे थे, टोस्ट थे और इस बार कॉफी बनी, लेकिन बिना टेबल पर आग लगाए। अफ्रीका में जितने बढ़िया फल मिल सकते थे सारे के सारे नाश्ते में मौजूद थे। अब धीमी आवाज में बात करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो डाइनिंग हॉल के अंदर बैठे थे। और जब नाश्ता खत्म हो गया तो जिम कॉर्बेट ने प्रिंसेस को याद दिलाया कि वो रॉयल फैमिली की पहली मेंबर हैं जो किसी पेड़ के ऊपर सोई हैं। पेड़ के ऊपर बने हुए डिनर और ब्रेकफास्ट को उन्होंने किया है। एस्कॉर्ट व्हीकल जो कि प्रिंसेस की गाड़ी के आगे आगे जाने वाला था वो आ चुका था। एडवर्ड विडली एस्कॉर्ट करके ले गए। प्रिंसेस अपनी गाड़ी में चली गई। उन्होंने जिम कॉर्बेट को बाय किया और बोला मैं दोबारा आऊंगी। जब प्रिंसेस रॉयल लॉज में पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उनके पिताजी, जिनके बारे में जिम कॉर्बेट से उन्होंने बड़े ही अफेक्शन के साथ बात की थी, पिछली रात गुजर गए। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि दो यंग लोगों ने इतनी खुशी और आराम से एक रात पेड़ पर गुजारी होगी जितनी प्रिंसेस एलिजाबेथ और ड्यूक फिलिप ने 5 फरवरी के 2 बजे से लेके 6 फरवरी की सुबह 10 बजे तक गुजारी। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं जहां तक कॉर्बेट का ख्याल है वो समय उनके लिए भी बेहतरीन था। उन्हें मौका मिला था रॉयल फैमिली के साथ समय गुजारने का, जो कि तब तक उनकी याद में जीवित रहेगा जब तक वो जीवित हैं या फिर उनकी याददाश्त नहीं चली जाती। ट्री टॉप्स में एक रजिस्टर था जहां पर विजिटर्स के नाम लिखने होते थे और उन्होंने कौन कौन से जानवर देखे। जब प्रिंसेस चली गई तो उसके बाद वो रजिस्टर जिम कॉर्बेट के पास लाया गया और जिम कॉर्बेट ने लिखा कि इतिहास में पहली बार एक प्रिंसेस पेड़ पर चढ़ी, अपना समय यहां पर गुजारा, जिसके बारे में प्रिंसेस ने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा रोमांचक स्टे ये था। और जब वो उतरी तो वो रानी बन चुकी थी। भगवान उसका भला करे। अब वो ट्री टॉप्स जिस पर प्रिंसेस एलिजाबेथ और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ने रात गुजारी थी, करीब 25 सालों तक, जहां पर विश्व के सभी भाग के लोग आए और रहे, लेकिन अब वो ट्री टॉप राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। अब एक दिन एक नया ट्री टॉप बनेगा। एक नई बालकनी से एक नई जनरेशन बर्ड्स को देखेगी, एनिमल्स को देखेगी। जिस ट्री टॉप को हम जानते थे वो हमेशा के लिए चला गया है। ये कहानी जिम कॉर्बेट ने लिखी न्येरी में 3 साल पहले।
6 अप्रैल 1955 को। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त हुई जिम कॉर्बेट की बुक ट्री टॉप्स। हमारी अगली स्टोरी होगी अल्कोहलिक मैन ईटर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।